वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हमने MSOE 001 के ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर क्वेश्चन 3। इसके बाद आपको कंटिन्यूअसली सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे MSOE 001 के। आई ट्राई कि मैं 7 दिसंबर तक, कल तक मैं सारे क्वेश्चन, आई गेस 13 क्वेश्चन है टोटल, तो मैं वो कंप्लीट कर दूंगी। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें बात करनी है मेजर कंसर्न्स क्या हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स के इन SAARC कंट्रीज। जब हम बात करते हैं सार्स कंट्रीज की, तो वो कौन सी है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इन कंट्रीज़ की, तो काफ़ी सारी कंसर्न्स आ जाते हैं जब हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आने की बात करते हैं। वो कौन कौन सी कंसर्न है? हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल डायनामिक्स। तो नीचे एक्सप्लेन किया है, चलो आगे पढ़ते हैं। राइट, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इनइक्वालिटी एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। एक तो क्लास एंड कास्ट बेसिस पे डिविजन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है सार्स कंट्री में, जहाँ पे एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने कई बार मुश्किल हो जाता है, और अगर लाए भी जाते हैं तो इतना ज़्यादा गैप होता है ड्यू टू कास्ट एंड क्लास कि वो सारे रिफॉर्म्स फेल हो जाते हैं, बिकॉज इनइक्वालिटीज़ की वजह से, डिफरेंसेस की वजह से जो एजुकेशन की एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन और लिमिटेशंस क्रिएट हो जाती हैं मार्जिनलाइज ग्रुप्स की। जो लोग एजुकेशन की एक्सेस जिनके लिए डिफ़िकल्ट है, उनके लिए फिर एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी लाने थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं इन SAARC कंट्रीज, सार्स कंट्रीज। राइट, सेकेंड आ जाता है हमारा जेंडर डिस्पैरिटीज़। अब जिन कंट्रीज़ में जेंडर डिस्पैरिटीज़ है, पेट्रियार्कल नॉर्म्स है, जहाँ पे विमेंस को, गर्ल्स को एजुकेशन मिलने में प्रॉब्लम है या फिर उनको एजुकेशन नहीं मिलती है, वहाँ पे रिफॉर्म्स लाना थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक बैरियर्स से निकलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ पे अर्ली मैरिज देखी जाती है और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्पेशली ऑन विमेन वो देखी जाती है, जिसकी वजह से विमेन के लिए जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स है, विमेन के लिए जो एजुकेशन राइट्स हैं वो लाना और उनको लागू करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साबित होता है। सेकंड आ जाता है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अब काफ़ी सारी कंट्रीज़ क्या है, वो नेशनल लैंग्वेजेस, लोकल डायलेक्ट्स को प्रमोट करते हैं और इंग्लिश को प्रमोट करती है। राइट, एक तो नेशनल लैंग्वेज हो गई, और एक जो लोकल जो लैंग्वेज है, लोकल डायलेक्ट, उसको भी प्रमोट करती है, एज वेल एज इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को भी प्रमोट करती है। तो इसकी वजह से क्या है, कल्चर प्रिजर्वेशन के ऊपर भी ध्यान देती हैं कंट्रीज, सार्स कंट्रीज, और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सेस करना चाहती हैं। राइट, ऑन लाइक सोसाइटल बेसिस पे, कि कल्चर भी प्रिजर्व रहे, हमारे कल्चर के साथ भी खिलवाड़ ना होए, और हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सेस उनको मिले। तो ये जो बैलेंस है, इसकी वजह से क्या है, कई बारी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है अगर कुछ भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स या कुछ भी एडवांसमेंट एजुकेशन में लाना चाहते हैं तो। सेकंड, एक करिकुलम रेलिवेंस देखने को मिलता है, जहाँ पे जो करिकुलम है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहते, ज़्यादा एक डाइवर्सिटी नहीं चाहते, बिकॉज एक तो ऑलरेडी कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटी है ऑलरेडी कंट्रीज़ में, और वहीं पे अगर माइनॉरिटीज़ या इंडिजीनियस ग्रुप्स को हटा दिया जाता है, या फिर बिल्कुल ही एक डिफरेंट कल्चरली और सोशली एक डिफरेंट करिकुलम लाने की बात की जाती है, तो उसको भी निगलेक्ट और अवॉइड किया जाता है, जिसकी वजह से अगर एडवांस्ड और न्यू करिकुलम नहीं आएगा तो एडवांसमेंट करिकुलम में और एजुकेशन में नहीं देखी जाती है। थर्ड आ जाता है हमारा अर्बन एंड रूरल डिवाइड। अब देखो, रिसोर्सेज जो बट गए हैं वो इस तरीके से बट गए हैं कि अर्बन एरियाज में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर टीचिंग रिसोर्सेज है, वहीं पे रूरल एरियाज में क्या है, बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं होती है, जिसकी वजह से जो एजुकेशन के अंदर गैप है बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, वो बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है, और उसकी वजह से एक लीनियर इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन में आने थोड़ी सी इम्पॉसिबल सी दिखती है। सेकेंड आ जाता है हमारा टीचर अवेलेबिलिटी। अब रूरल एरियाज में क्या है, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, शॉर्टेज है क्वालिफाइड टीचर्स की, जिसकी वजह से जो एजुकेशनल आउटकम्स है वो इतने बेटर नहीं होते हैं, तो कंट्रीब्यूटिंग टू लोअर एजुकेशनल आउटकम्स।
फोर्थ है हमारा ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। एक तो देखो एजुकेशन की वेस्टर्नाइजेशन हो चुके हैं, जहाँ पे जितने भी रिफॉर्म्स आते हैं वो कई बारी जो ग्लोबल लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन, और जो लोकल रेलिवेंस है एजुकेशन के अंदर उसको अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है। लोकल कल्चर के अंदर वेस्टर्न कल्चर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सेकंड आ जाता है हमारा इकोनॉमिक प्रेशर। अब एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा मतलब कि इंक्रीजिंगली न्यू लिबरल मार्केट डिमांड से मीट करने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो स्टेम के ऊपर एम्फोसिस करते हैं। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, राइट। तो इनके ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस होते हैं, और ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस के ऊपर कम आजकल ध्यान दिया जा रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स जो मार्केट में जिसकी डिमांड है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान, उसकी एजुकेशन पे ज़्यादा डिमांड रहती है, जिसकी वजह से जो क्रिटिकल थिंकिंग है और सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर लोग अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। तो एक इकोनॉमिक प्रेशर, मतलब कि जो चीज़ डिमांड में सिर्फ उसी के बारे में पढ़ाई हो, तो न्यू लिबरल मार्केट डिमांड भी एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिल रही है। फिफ्थ आ जाता है हमारा प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शलाइजेशन। अब प्राइवेट जो हमारी एजुकेशन है वो प्राइवेटाइज हो गई है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, डुअल ट्रैक सिस्टम निकल गया है, जिससे कि क्वालिटी एजुकेशन पाना लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से जो सोसाइटी में डिविजन है लोअर इनकम इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप, दैट इज़ रिच एंड पुअर के बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जहाँ पे पुअर का एक्सक्लूजन हो गया है गुड एजुकेशन सिस्टम से, क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम से। सेकंड, अब एजुकेशन एक कमोडिटी बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया। अब एजुकेशन को जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं अब वो उतनी ही अच्छी एजुकेशन खरीद सकता है। कैसे? उतने ही अच्छे स्कूल्स में अपने बच्चों का एडमिशन करवा के अब एजुकेशन कमोडिटी की तरह ट्रीट की जाती है, जहाँ पे एक मार्केट में अब जो एजुकेशन है उसका रोल सोसाइटी को इक्वल करने का नहीं है, बल्कि अब एजुकेशन अपने आप में सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट करती हुई दिखती है। सिक्स हमारा आ जाता है पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस। अब जो करिकुलम पॉलिटिसाइजेशन है, लाइक पॉलिटिक्स का जो करिकुलम के ऊपर इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे टेक्स्ट बुक्स और सिलेबस के अंदर ये देखा गया है कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, जो भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं वो उस तरीके से करिकुलम को शेप कर देते हैं। वो हिस्टोरिकल जो इवेंट्स है उनमें चेंजेस ला देते हैं, और जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है किसी भी कंट्री के सिटीजन के उसको लिमिट कर देते हैं। वो मतलब कि अपने बेनिफिट के लिए, अपने आप को पॉजिटिव लाइट में दिखाने के लिए करिकुलम के साथ छेड़छाड़ देखने को मिलता है। तो करिकुलम पॉलिटिसाइजेशन देखने को मिलता है। सेकंड आ जाता है हमारा रिलीजियस कंजर्वेटिज्म। अब काफ़ी सारे रीजन में क्या है, कंजर्वेटिव वैल्यूज देखने को मिल रही है और मॉडर्न रिफॉर्म्स को नहीं लाया जाता है। बेसिकली अराउंड जेंडर इक्विटी, जब जेंडर इक्विटी की बात करते हैं तो एक रिलीजियस कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव सोच के हैं और वो साइंटिफिक एजुकेशन को लाना सही नहीं समझते हैं, और जेंडर इक्विटी की तो कहीं पे बात होती ही नहीं दिखती है, राइट। तो ये जो दो चीज़ों की हमने बात की, ये भी इसकी वजह से भी एजुकेशन में रिफॉर्म्स आने थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। सेवेंथ है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल मिसमैच। अब अगर जो भी ऐसे स्कूल्स हैं, सिर्फ अगर रिच स्कूल में या फिर अच्छे स्कूलों में ऐसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी जो कि बेटर है, जो इन डिमांड है, तो जो इररेलेवेंट एजुकेशन है, जो स्कूल्स अच्छे नहीं है, अगर वहाँ पे जो बेसिक वही ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेस चल रही है, तो उसकी वजह से क्या है, जो मार्केट में जो रेलिवेंट स्किल्स हैं उससे बच्चे मैच नहीं कर पाएंगे, उनकी स्किल मैच नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम मार्केट रेलिवेंट स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। उससे जो ग्रेजुएट हैं उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है जॉब फाइंड करने में। सेकंड हमारा आ जाता है एलियनेशन ऑफ यूथ। अब अलाइनमेंट नहीं है एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में। अनएम्प्लॉयमेंट है यूथ के अंदर, जिसकी वजह से उनके अंदर एक डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की फीलिंग आ जाती है, जहाँ पे वो अपने आप को लो फील करने लग जाते हैं और वो सोसाइटी से एलियनेट हो जाते हैं, वो अपनी ही लाइफ में मगन हो जाते हैं, राइट। तो एलियनेशन ऑफ यूथ भी देखा गया है इसकी वजह से। अब एट्थ हमारा आ जाता है सोशल मोबिलिटी एंड एस्पिरेशन। अब एलिटिज्म क्या है, अपने आइडियाज सोसाइटी के ऊपर थोपती है, जहाँ पे जो इतने भी रिफॉर्म्स है वो आना
बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एक अपवर्ड मोबिलिटी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो रही है, जिससे कि साइकिल है पॉवर्टी की वो कंटिन्यू होती रहती है। इसमें ग्लोबल माइग्रेशन भी देखने को मिली है, जहाँ पे एजुकेटेड जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से अब्रॉड जा रहा है, वो अपनी जो उनकी कंट्रीज़ है वहाँ नहीं रहना चाह रहे, क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में, बेटर लाइफ की तलाश में और अपकमिंग बेटर जनरेशन के लिए वो अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं, माइग्रेट अब्रॉड फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, जिससे कि ब्रेन ड्रेन और चैलेंजेस आ जाते हैं डोमेस्टिक डेवलपमेंट में। नाइन्थ है हमारा कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टेबिलिटी। अब एजुकेशन जो है कॉन्फ्लिक्ट जोन में, उसमें इंटरनल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी होती है विद इन दिस सार्स नेशन कि वो लॉन्ग टर्म सोशल डिफिकल्टीज एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलती है। अपने आप में करप्शन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट, तो इतने ज़्यादा हैं वो कि उससे एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता हुआ दिखता है। अब हमारा आ जाता है सेकंड पॉइंट इसका, पीस बिल्डिंग रोल। अब जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो एजुकेशन को एज अ टूल देखते हैं सोशल कोहेजन के लिए और इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करते हैं, राइट। तो लेकिन जो ये रोल है एजुकेशन का, ये जो रिफॉर्म्स का रोल है, ये कहीं ना कहीं लैक हो जाता है, उसका जो राइट यूज़ है वो सोसाइटी में देखने को नहीं मिलता है ड्यू टू वेरियस रीजंस, राइट, जो हमने बात की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। जब हम सोशोलॉजिकल लेंस से देखते हैं कि ये सारे जो चैलेंजेस हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स के सार्स कंट्रीज में, तो यहाँ पे इंटरप्ले ऑफ स्ट्रक्चर एंड एजेंसी देखा जा रहा है, जहाँ पे स्ट्रक्चर इनक्वालिटीज तो है ही सोसाइटी के अंदर, लेकिन जितने भी सिस्टमैटिक फैक्टर्स हैं वो भी अपने आप में एक इनक्वालिटी क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन विद इन सार्स कंट्रीज। जब हम इन इश्यूज को एड्रेस करते हैं तो हम बात करते हैं एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की, जिसको कंसीडर किया जाना चाहिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जहाँ पे वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन का एज अ टूल बने वो सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, राइट। अब हमारा लास्ट पैराग्राफ रहेगा कंक्लूजन का। आप जब भी एग्जाम में आंसर लिखोगे तो आपको कंक्लूजन लिखनी ही लिखनी है। आप एक हेडिंग डालोगे कंक्लूजन, उसको अंडरलाइन करोगे एंड देन अपना कंक्लूजन लिखोगे। हाँ, वन मोर थिंग, मैंने एक इंपॉर्टेंट टिप्स की वीडियो डाली है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखे बिना आप एग्जाम में मत जाना। आई विल रिपीट दिस अगेन एंड अगेन कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, वो वीडियो देखने के बाद ही आप अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। आप देखोगे कि जितने भी आपके अंदर नर्वसनेस है, क्वेश्चंस है, एंग्जाइटी है, वो अपने आप दूर हो जाएंगी वो वीडियो देखने के बाद। तो मैं अभी आई बटन में, चाहे तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में या फिर अभी आई बटन में मैं वो वीडियो डाल दूंगी और आप वो वीडियो ज़रूर चेक करिएगा। ओके, चलो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। अब जितने भी हमने एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात की है सार्स कंट्रीज़ में, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट, क्योंकि इतनी ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी है, कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ है और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा है। जब हम सोशोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी चैलेंजेस हैं ये इंटरप्ले की बात कर रहे हैं बिटवीन स्ट्रक्चरल बैरियर्स और इंडिविजुअल एस्पिरेशन। एक तो स्ट्रक्चरली भी इतनी सारी चीज़ें ख़राब है विद इन द एस आर कंट्रीज, मतलब कि ये जो हमने बातें की इनइक्वालिटीज़, कॉम्प्लेक्सिटीज़ और डिफरेंसेस की, लेकिन वहीं पे जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी भी एस्पिरेशंस, उनकी भी थिंकिंग कहीं ना कहीं लैक कर जाती है ये सारे रिफॉर्म्स लाने में। जब हम बात कर रहे हैं ऐसे रिफॉर्म्स की जो इन गैप को कम करेगा और मार्जिनलाइज ग्रुप्स को एम्पावर करेगा, तो हम कई बार सिस्टमैटिक इश्यूज को देखना थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, जहाँ पे अर्बन रूरल डिवाइड है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और एजुकेशन की कमर्शलाइजेशन हो गई है, एजुकेशन अपने आप में एक प्रोडक्ट बन गया है। अब ये सारी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए एजुकेशन एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स की तरह देखा जाना चाहिए, जहाँ पे ना कि सिर्फ एजुकेशन नॉलेज देने के लिए काम आए, लेकिन इक्विटी, क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल कोहेजन के लिए काम आना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स को इंक्लूसिव स्ट्रैटेजीज लाने की ज़रूर सोचनी चाहिए और जितने भी डाइवर्स डिफरेंट कल्चर, लिंग्विस्टिक और इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं उनको मीट करना चाहिए। अब जितने भी जो हमारे एजुकेशनल गोल्स की हमने बात की, अगर हम ये सब सोसाइटी के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट नीड्स को मीट करने की जब हम बात करते, तभी इन एस सार्स कंट्रीज़ के अंदर पोटेंशियल ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा और भी ज़्यादा एक इक्विटेबल और एक हैप्पी सोसाइटी क्रिएट
होएगी थ्रू प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन, राइट। तो ये हमारा आंसर था। ये मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, इधर शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म। मैंने आपको एक पूरा कंटेंट दे दिया, अगर शॉर्ट फॉर्म में आएगा तो आप इसी में से अपना आंसर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3। आप, मैं बिलीव करती हूँ कि आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and I'll see you in the next video. Till then, study well and study hard. All the best for your exams.